आजकल कहा जा रहा है कि लड़कियों को बहुत जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं। जितना भी हम ये प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, थैलेट्स, बीपीएस, जो टॉक्सिन्स हमारे अंदर जा रहे हैं, जितना एयर पोल्यूशन आजकल है उससे जो टॉक्सिक लोड जा रहा है वो सारा का सारा हमारे गट को इन्फ्लेम कर रहा है और हमारे हार्मोन्स को डीरेंज कर रहा है। इसीलिए हमें पीरियड्स भी जल्दी शुरू हो जा रहे हैं और इसीलिए बहुत सारी वुमेन में मेनोपॉज इवन 32-33 इयर्स में भी आ रहा है। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, कुछ मन नहीं करता। दूसरा, नींद बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। डार्क चॉकलेट एक ऐसी चीज है जो पेरी मेनोपॉजल वुमेन को दवाई समझ के खानी चाहिए। रोज शाम को अराउंड 5 से 6 के बीच में आपको 2 क्यूब रोज खा लेना चाहिए। मेनोपॉजल वुमेन के लिए बहुत ही अच्छा है, मूड्स को स्टेबल रखता है, स्लीप अच्छी करता है। रात को कैमोमाइल टी या अजवाइन और सौंफ का पानी उबाल कर पिए बिना नहीं सोना है। वो कौन सा सिम्टम होता है कि जब हमें ये पता चले कि मेनोपॉज हो चुका है और उसके बाद हमें थायराइड भी है? कोई देखेगा तो फटाक से वो बोलेंगे कि अब तो आपको पूरी जिंदगी खानी है दवाई। ये ध्यान रखना कि थायराइड की दवाई भी पूरी जिंदगी खाने की जरूरत नहीं होती। पेरीमेनोपॉज के दौरान मीठा खाने का बहुत लोगों की, महिलाओं में बहुत ज्यादा देखा गया है। अगर आपके पेट में फंगस ज्यादा है तो आपको मीठे की क्रेविंग होगी, बिकॉज आप अपने आप को मीठा नहीं खिला रहे, आप उस फंगस को मीठा खिला रहे हो जो आपको और बीमार कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से गृहलक्ष्मी हेल्थ पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में, समझेंगे मेनोपॉज क्यों होता है और सब कुछ जानेंगे उसके बारे में। जानेंगे कि इसे ठीक कैसे किया जाता है फंक्शनल मेडिसिन के थ्रू। और आज हमारे साथ हैं जानी मानी फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और होलिस्टिक हेल्थ कोच डॉक्टर प्रीति नंदा सिब्बल। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो मेनोपॉज के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले बहुत सारा कुछ आपने बताया था जिस पर हम लोगों ने बात की थी, जो कि वेट लॉस से रिलेटेड थी। लोगों ने उस पर बहुत अच्छे कमेंट्स किए कि बहुत अच्छा लगा उन्हें, बहुत सारे शेयर्स भी हुए थे। सो आज हम मेनोपॉज को समझेंगे और जो औरतें इस चीज़ को एकदम नज़रअंदाज कर देती हैं उसके बारे में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। टॉपिक बहुत ही अच्छा चुना आपने एंड मैं बहुत पैशनेट हूँ इस टॉपिक को लेके और आपको देख के पता ही चल रहा है क्यों, क्योंकि मैं खुद मेनोपॉज अचीव कर चुकी हूँ। ओह अच्छा। ठीक है। एंड जब तक मेरा मेनोपॉज नहीं आया था, आज से 3 साल पहले मेरा मेनोपॉज आया, तब तक मुझे हमेशा लगता था कि मेनोपॉज आएगा तो मेरी लाइफ और ख़राब हो जाएगी, मेरे को बहुत सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि मेरी को याद है मेरी मम्मी को ऑलमोस्ट 10 इयर्स तक हॉट फ्लैशेस होते रहे थे। 10 साल तक? बिल्कुल। और वो कब से शुरू हुए थे? उनको शुरू हो गए थे 48 इयर्स से, जस्ट मेनोपॉज से 2 साल पहले से। और मेनोपॉज के ऑलमोस्ट 7-8 साल बाद तक भी उनको बहुत हॉट फ्लैशेस होते थे। अच्छा। एंड फिर ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत सारी ऐसी पेशेंट्स आती थी जिनको देख के ऐसे लगता था जैसे मेनोपॉज नहीं हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ठीक है। उनकी सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो जाती है, उनकी बोन हेल्थ ख़त्म हो जाती है, अननेसेसरी उनको गुस्सा आता रहता है और बहुत सारे लोग उन्हें क्रैंकी वुमेन का नाम दे देते हैं कि ये तो हमेशा चिड़चिड़ करती रहेगी, ये तो हमेशा गुस्से में ही रहेगी। पर कोई समझता नहीं है इस बात को। एग्जैक्टली। पर अफसोस की बात यह है कि ना कोई भी समझता नहीं है कि ये एक हार्मोनल चेंज है और ये हार्मोनल चेंज होने का कोई कारण है और कोई भी वुमेन की हेल्प नहीं करता है वो कारण ढूंढने में। और क्योंकि वो कारण ही नहीं हमें पता चलता, इसलिए हम इस प्रॉब्लम से सफ़र करते रहते हैं और खुद अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने लग जाते हैं। क्योंकि जब हर बार कोई बोलता है कि पता नहीं क्यों इरिटेटेड रहती है, पता नहीं आजकल तो उसका दिमाग ही सरक गया है ना, तो खुद को ही उनको थोड़ी देर में वुमेन को लगने लगता है कि शायद यार मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है। एंड बहुत सल्क करने लगती हैं और एक डिफरेंट ही वुमेन हो जाती हैं वो दैन जो वो मेनोपॉज से पहले थी। हाँ। सो मैम, ये जो प्रॉब्लम क्या, ये एक तरीके से लाइफस्टाइल, ये फेज़ है, लाइफ का एक फेज़ है औरतों की ज़िंदगी में। बिल्कुल। तो ये बड़ा प्यारे से देखो, अगर आप देखो कि अपने लाइफ स्पैन को अगर हम देखें तो पहले हम बच्चे होते हैं, ठीक है, फिर हम टीनेज में आते हैं और फिर एडोलेसेंट में आते हैं, कॉलेज वगैरह ख़त्म होता है, फिर हमारा फर्टिलिटी का फेज़ होता है ना। वो फेज़ होता है जब हमारे मेंसेस आते हैं, बिकॉज जब तक हम मेंस्ट्रुएट करते हैं तभी तक हम कंसीव कर सकते हैं। मेनोपॉज का मतलब है हमारे मेंसेस बंद हो जाते हैं, है ना, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद लाइफ खत्म नहीं होती, लाइफ और सुंदर हो जाती है।
पर उस लाइफ को और सुंदर बनाने में आई थिंक सिर्फ उस फीमेल का ही नहीं, उसके फैमिली मेंबर्स का, उसके हस्बैंड का, उसके बच्चों का भी रोल होता है। सबसे बड़ा रोल? सबसे बड़ा रोल है, बिल्कुल। अच्छा, तो मैम जैसे कि अभी ये आजकल इसका जो टाइमिंग है वो ज़रा चेंज सा हो गया है, क्योंकि मेन अगर टाइमिंग अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मेरे को वो टाइमिंग बताइएगा कि एग्जैक्टली जो टाइमिंग होता था मतलब मेनोपॉज का वो क्या होता था, और अब जो है वो इसको एकदम घट के ऐसे हो गया, क्या क्या रीजंस है इसकी वजह? देखो जनरली ना मेनोपॉज 45 से 55 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, 55 के बाद भी अगर आप मेंस्ट्रुएट कर रहे हो तो मतलब आपको एक बारी चेक कराना चाहिए। अच्छा, सेकंड, मेनोपॉज ऑलमोस्ट सेम एज पे होता है जिस पे आपकी मदर को हुआ होता है। ओह, तो आपको ज़रूर पूछना चाहिए मम्मी आपको मेनोपॉज कब आया था। ओह। रफली अराउंड दैट टाइम आपको मेनोपॉज एक्सपेक्ट करना चाहिए अपना। और सेम एक क्वेश्चन मेरा ये है, ये चीज़ें जो है वो पीरियड का भी है कि जिन बच्चों को आजकल कहा जा रहा है कि लड़कियों को बहुत जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि अगर मदर को जो है जिस टाइम पे आया है उस टाइम पे लड़कियों को भी आजकल वो नहीं हो रहा। हाँ, ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि ना हम बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारी बॉडीज़ में बहुत ही इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और जितना भी हम ये प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, थायलेट्स, BPAs, जो टॉक्सिन्स हमारे अंदर जा रहे हैं, जितना एयर पोल्यूशन आजकल है उससे जो टॉक्सिक लोड जा रहा है वो सारा का सारा हमारे गट को इन्फ्लेम कर रहा है और हमारे हार्मोन्स को डीरेंज कर रहा है। इसीलिए हमें पीरियड्स भी जल्दी शुरू हो जा रहे हैं, और इसीलिए बहुत सारी वुमेन में मेनोपॉज इवन 32-33 ईयर्स में भी आ रहा है। अच्छा, यस, और इंटरेस्टिंगली पेरी मेनोपॉज के चेंजेस तो ऑलमोस्ट आपको 30+ वुमेन में दिखने लग जाते हैं। वो कौन कौन से चेंजेस हैं वो ही बताइएगा। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मेडिकली क्या क्या चेंजेस हैं, तो जनरली आप देखोगे कि उनका FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन की रेशियो बदल जाती है। ठीक है, पर उनका DHEAS जो कि एक सामान है आपकी बॉडी को ठीक चलाने के लिए, वो कम होने लग जाता है। तो आप उस पर टेस्ट कराते हैं? बिल्कुल, हम इस पे ब्लड टेस्ट कराते हैं, DRS। यस, अच्छा, वो जितना कम हो रहा है या अगर बढ़ रहा है अचानक से, इट मीन्स बॉडी को थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, बॉडी को थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। वहाँ सवाल आता है कि यार क्या आपके रिलेशनशिप्स ऐसे हैं कि आप बहुत स्ट्रेस में चल रहे हैं तो आपकी बॉडी को जो सामान चाहिए ठीक से फंक्शन करने के लिए वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना। अगर रिलेशनशिप ख़राब होगा तो आप स्ट्रेस में होंगे, अगर आपके मतलब घर के काम ज़्यादा होंगे तो आप स्ट्रेस में होंगे, अगर आपकी एस्पिरेशंस अपनी ज़िंदगी से खुश थी और आपको वो नहीं मिली तो भी आप स्ट्रेस में होंगे, है ना। क्योंकि अब कोई जना पॉडकास्ट बैठकर बहुत ही कंफर्टेबल होगा जैसे कि आप बैठे हुए हो, है ना, पर मेरे लिए बिकॉज आई डोंट डू दिस एवरी डे, हाँ, सो तो ठीक है कि नहीं। हाँ, तो अगर मैं ये रोज करूंगी तो ये स्ट्रेस का पार्ट हो जाएगा। अगर मैं उसकी आदत नहीं डालूंगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी, इसीलिए एक्सेप्टेंस और लेट गो दोनों इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इम्पोर्टेंट बात हमें समझने की है कि ना बॉडी को बैलेंस में रखना है। ये बॉडी के जो चीज़ें होती हैं, जो बेस होती है, अगर ये नॉर्मल लेवल्स पे नहीं होती है तो फिर वो तो हमारे हार्मोन्स नॉर्मल नहीं होते। अच्छा। और जब हार्मोन्स नॉर्मल नहीं होते तब हमें सिम्टम्स आने लगते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे अभी आपने बताया कि एक्सपेक्टेशन मतलब क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे आप एक्सपेक्टेशन अपने आप से, एक्सपेक्टेशन जो है अपने आप से जो है वो मतलब हम थोड़ा सा उस चीज़ को समझें कि हमें ये जो हमारा जो ये फेज़ है उसे हमें मतलब स्वीकार करना है बेसिकली, है ना। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। सो मैं ये अब जानना चाहूँगी कि ये जो मेनोपॉज वाला फेज़ है, एज अ फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को टैकल करती होंगी। तो अगर कोई जो मेनोपॉज वाली जो वुमेन है वो आपके पास आती है कि भाई मैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कि आते भी नहीं होंगे तो आपके ना पास। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मेनोपॉज के सिम्टम्स मेरे पास जो वुमेन आती हैं उसमें क्या क्या होते हैं, वो बताइएगा पहले, ठीक है ना जी। सबसे पहले मेरे पास जो वुमेन आती हैं किसी और प्रॉब्लम से आती हैं, पर जब मैं पूछती हूँ तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, वो रोने लगती हैं, बहुत जल्दी रोना आता है उनको छोटी छोटी बातों पर। अच्छा, कुछ भी बोल दोगे टप टप आंसू बहने लगते हैं। सेकंड, पहला सिम्टम, हाँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उनको ये नहीं पता होता उनको गुस्सा आया क्यों। जनरली अपने हस्बैंड्स पे, बच्चों पे चिड़चिड़ापन जिसे हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा होता है,
तो अगर उनके साथ में जो आया होगा उससे पूछोगे ना, बोलेगा ये बहुत चिड़चिड़ी है, अगर आप इसका मूड ठीक कर दो ना मेरी जिंदगी संवर जाएगी। हाँ मतलब हाँ ऑब्वियसली। ठीक है ना। थर्ड, ये जो वुमेन होती हैं ये रात को ज़्यादा एक्टिव होती है और सुबह बहुत टायर्ड उठती है। रात को ज़्यादा एक्टिव मतलब वो देर रात तक सोती हैं या जो भी? हाँ, देर रात तक सोती हैं, नींद नहीं आती है उनको, सुबह बहुत थकी हुई उठती हैं, 12-1-2 बजे तक तो उनका काम ही शुरू करने की हिम्मत होती है। दूसरा ग्रुप ये है जो सुबह उठ जाता है पर 9-10 बजे ये ऐसे टायर्ड फील करता है जैसे पता नहीं 4 दिन का काम कर लिया हो। तो बॉडी में एक जो कंसिस्टेंट एनर्जी होती है ना और जो एक स्टेबल मूड होता है वो नहीं दिखता है इनको। एक और जो चीज़ इन वुमेन में होती है ना, इनको डिसीजन मेकिंग में बहुत मुश्किल आने लगती है। पहले फटाफट से डिसीजन कर लेती थी, ये साड़ी डालूंगी, इसके साथ ये ज्वेलरी लूंगी, ये चप्पल डालूंगी। अब ज्यादा दिक्कत सिंपल चीज, मैं आपको सिंपल एग्जांपल हाँ, से बता रही हूँ। अब क्या होगा, इनको लगेगा यार ये इसका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसमें मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही, फिर किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, और वो इसमें नहीं हर चीज़ में स्लो हो जाती है। मेरे पास अभी एक रिसेंटली वुमेन आई जो कहती है मेरा बिजनेस है पर मेरा बिजनेस करने का मन ही नहीं कर रहा है। अच्छा, ऐसा भी? बिल्कुल। देयर वाज अनदर वन जो कहती है कि मेरे को शीशे में देखने को ही नहीं मन करता अपने आप को। बाप रे। आई डोंट वांट टू गेट रेडी। तो ना पूरी लाइफ में जो एक मज़ा होता है वो चीज़ वो से इनका मन नहीं करता अंदर से करने का। ठीक है, और ये सोचती हैं कि शायद पता नहीं मेरा ही मन नहीं कर रहा है। या फिर ये भी कहा जाता है कि एज के अकॉर्डिंग आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मेच्योर कर लेते हो, ऐसा कुछ? मेच्योर नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पर जस्ट दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग, क्योंकि अंदर से उनको वो किक ही नहीं आती। और वो क्यों नहीं आती है? बिकॉज हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत लो होने लग जाते हैं, और यही हार्मोन्स हैं जो हमें चलाते हैं। है ना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ यही वाली बात। मेरे पास अभी एक लेडी आई जिसका ये था कि मैं सुबह उठते ही थकी बहुत उठती हूँ एंड शाम तक जाके मैं काम कर पाती हूँ, उससे पहले मेरा काम करने का मन ही नहीं कर रहा होता। तो हमने उनके 2 टेस्ट किए। ठीक है, एक हमने उनका फास्टिंग कॉर्टिसोल किया और एक उनका हमने DHEAS किया। अच्छा, ठीक है, उनका DHEAS 2 आया 2, जबकि हमें चाहिए होता है 200 समथिंग। बाप रे, 2 आया बस? हाँ, ठीक है। तो मतलब बॉडी कितनी स्ट्रेस्ड आउट, बिल्कुल जकड़ी पड़ी थी। और उनका सुबह कॉर्टिसोल आया 7 एंड शाम को उनका कॉर्टिसोल आया 27। वो कितना होना चाहिए नॉर्मल? तो मतलब 13-14 की रेंज में हम सुबह का रखते हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे ढल जाता है, शाम को 5-6 ऐसे आ जाना चाहिए। थोड़ा काम जब हो जाए, काम बिल्कुल कम होता जाता है, तभी मेलेटोनिन बढ़ता है जो हमारा स्लीप का हार्मोन है। ठीक है, तो अब इसका क्या हुआ, ये शाम को एक्टिव हो जाती है, सुबह सुस्त होती है। तो इसका ऐसा मतलब हुआ कि आप नींद की गोली सुबह खा रहे हो, ऐसा फील हुआ। ठीक है, और रात को आप फ्रेश होने की गोली खा रहे हो। तो बिल्कुल साइकिल उल्टा हो गया। तो अब हमने क्या किया, हमने एक बहुत सिंपल सी इनको चीज़ बोली पहले करने के लिए। हमने बोला कि सुबह उठते ही फ़ोन को देखने से पहले, लाइट जलाने से पहले पर्दा उठाना है या दरवाज़ा खोलकर बाहर सूरज भगवान को 2 मिनट के लिए देखना है। अच्छा, और सूरज भगवान ना निकले, या जहाँ पे कुछ लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सूरज दिखता भी नहीं है? बिल्कुल, वहाँ पे आप कम से कम नेचुरल लाइट को देख लो। ओके, ठीक है ना। अच्छा, बहुत अंधेरा तो नहीं है, जो भी लाइट है मतलब जो भी फ्रेश बाहर जाओ। मतलब बाहर इसका रीज़न क्या है, वो आपकी सर्केडियन रिदम को सेट करती है। अच्छा। आपके कॉर्टिसोल को बढ़ाती है और मेलेटोनिन को कम करती है। अच्छा, ठीक है, तो मेलेटोनिन कम होगी तो आप फ्रेश होगे, क्योंकि मेलेटोनिन आपका स्लीप हार्मोन है। कॉर्टिसोल को बढ़ाती है तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, तो स्लीप कम हो गई और एनर्जी बढ़ गई तो क्या हुआ, किक स्टार्ट। ओके, है ना, यू स्टार्ट द डे गुड। सिमिलरली मैंने बोला शाम को सोने से 2 घंटे पहले अपनी ब्लू लाइट एक्सपोजर बंद करो। 2 घंटे पहले? ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्लू लाइट जो है वो आपके मेलेटोनिन को रिलीज नहीं होने देता। ब्लू लाइट मेलेटोनिन को बाप रे, बढ़ने नहीं देता। तो जो हम रात को टीवी देखते हैं या फ़ोन पर बैठते हैं, उसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि मेलेटोनिन जो हमारे स्लीप में हेल्प करता है वो हार्मोन रिलीज़ नहीं हो पाता। जब वो रिलीज़ नहीं हो पाता तो हमें ठीक नींद नहीं आती, आती भी है तो डीप स्लीप नहीं आती, तो बॉडी की हीलिंग नहीं होती। तो कहाँ से होगा? हाँ, अब जब तक आप ये 2 चीज़ें ठीक नहीं करोगे, आपके आगे वाला जो पार्ट है वो ठीक होगा ही नहीं।
जैसे मैं ना यहाँ पर आपको अपना केस बताती हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स होते थे। उसमें क्या क्या था? तो मेरे को बहुत ब्लोटिंग होती थी। अच्छा। मेरे को पीरियड से पहले बहुत इरिटेशन होती थी, गुस्सा आता था या रोना आता था। तो मैम एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकूंगी, ये प्रॉब्लम तो जिनको मतलब जो पेरीमेनोपॉज वाले नहीं फेज में होते उन्हें भी ऐसे ब्लोटिंग की प्रॉब्लम या फिर ऐसे मूड स्विंग्स वगैरह तो होते ही हैं। उनको चेक करना चाहिए। आजकल पेरीमेनोपॉज बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। अच्छा। पेरीमेनोपॉज का मतलब है कि हार्मोन्स डिक्लाइन की तरफ शुरू हो गए। ओके, दैट्स द ओनली मीनिंग ना, है ना। तो मुझे बहुत सारे सिम्टम्स होते थे, ठीक है। मेरे को थायराइड था। अच्छा, थायराइड भी था। एंड थायराइड भी मीनोपॉज के साथ बहुत कनेक्टेड है। जनरली जिन वुमेन को कभी थायराइड नहीं हुआ होता उनको भी मीनोपॉज और पेरीमेनोपॉज पे थायराइड होने की प्रोबेबिलिटी होती है। अच्छा। क्योंकि जो ईस्ट्रोजन है वो थायराइड को बैलेंस करता है। मीनोपॉज में जब आपका ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो आपका थायराइड गड़बड़ाता है। तो तब मीनोपॉजल वुमेन को सब क्लिनिकल थायराइड होने की चांसेस होते हैं। तो जब मैं फंक्शनल मेडिसिन में आई तब तक तो मैं टॉलरेट ही कर रही थी ये सब कुछ। सही बात है। जब मैं फंक्शनल मेडिसिन में आई तो मैंने देखा कि मेरा DHEA 67 के करीब चलता था, लेकिन मुझे चाहिए 245 के करीब। मेरा प्रोजेस्टेरॉन 6-7 के बीच में था। होना कितना चाहिए? होना कम से कम डबल डिजिट में चाहिए, 12, 13, 14, 16 डबल डिजिट कम से कम होना चाहिए, कम से कम, ठीक है ना। मेरा 6-7 था, ठीक है। हाँ। मेरा कॉर्टिसोल जो था वो भी बहुत कम रहता था, अराउंड 8, 8.5। तो अब पूरी पिक्चर में समझ में क्या आया कि मेरी बॉडी एक क्रॉनिक स्ट्रेस से चल रही थी और बिल्कुल डिप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। तो मैंने पेरीमेनोपॉज में अपने आप को डिया की सप्लीमेंटेशन दी, अपने कॉर्टिसोल को बढ़ाने का हमारा एक प्रोटोकॉल होता है वो पूरा फॉलो किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शुरू की, जो मैंने आपको सुबह बताया, सुबह उठ के सूरज देखना और शाम को जब सूरज ढले तब उसको देखना, और सोने से 1-1.5 घंटा पहले ब्लू लाइट नहीं यूज़ करना, या ब्लू लाइट अगर यूज़ करनी हो तो मैं ब्लॉकिंग ग्लासेस लगा के, ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस लगा के करती हूँ। अच्छा, ठीक है, स्क्रीन देखती हूँ, वो करना। और मैंने प्रोजेस्टेरॉन की क्रीम यूज़ की, ओके, ठीक है। अच्छा। मतलब क्या है, जो जो मेरा ख़राब था वो मैंने ठीक किया, बैलेंस किया। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ, मुझे उसके 5-6 साल बाद मीनोपॉज आया। एंड आप मान नहीं सकते, मेरे को एक दिन पीरियड्स नहीं आए 1 महीना, और उसके बाद कभी आए ही नहीं। एक बार पीरियड आया, उसके बाद पूरे एक बार ही पीरियड 1 महीना नहीं आया। 1 महीने नहीं मंथली आया। आते हैं ना, हाँ, मंथली आते हैं। 1 मंथ नहीं आया, ठीक है, उसके बाद आया ही नहीं। ओके, मतलब ऐसा जबकि नहीं। वुमेन का क्या होता है ना, 1 महीना नहीं आया, 2 महीने नहीं आया, फिर स्पॉटिंग हो गई, फिर 2-3 महीने नहीं आया, फिर पीरियड्स आ गए। उनका ऐसा ऐसे हो रहा है। साल 2 साल चलता रहता है। इसीलिए साल भर जब आपको पीरियड्स ना आए तब हम बोलते हैं कि आप मीनोपॉज में आ गए हो। अच्छा, वैसे पेरीमेनोपॉज में आप चल रहे हो? बिल्कुल। अच्छा। मेरा इतना स्मूथ था, कोई सिम्टम नहीं हुआ, कोई हॉट फ्लैशेस नहीं, कोई उस टाइम पे वेट गेन नहीं, कोई मुझे मूड स्विंग्स नहीं, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो मैं That's आपको great. अपने एग्जाम्पल से, बहुत सारे पेशेंट्स की एग्जाम्पल से भी बता सकती हूँ, पर अपने से बता सकती हूँ कि अगर आप अपने आप को बैलेंस कर लो, ठीक है, तो मीनोपॉज इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। ओके, आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस टाइम पर, ठीक है ना, अगर आप अपना थोड़ा सा ध्यान रख लो तो। पर प्रॉब्लम क्या हुई ना मीनोपॉज में, एक ना वर्ल्ड हेल्थ वुमेन हेल्थ इनिशिएटिव स्टडी हुई थी 2002 में, जिसमें ये मैसेज आ गया कि अगर हम हार्मोन्स यूज़ करते हैं, स्पेशली ईस्ट्रोजन, तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के। अच्छा, उस वजह से पिछले 25 सालों में उस टाइम पे 40% वुमेन ऑन BHRT होती थी, बायोइडेंटिकल हार्मोन थेरेपी, फिर 2% या 1% कुछ रह गई। अब पिछले कुछ सालों में स्टडीज आ रही हैं, बहुत से लोग वुमेन हेल्थ इनिशिएटिव को दोबारा से पढ़ रहे हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, एंड दे हैव फाउंड आउट कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा नहीं था। इनफैक्ट नाउ देयर आर सम स्टडीज विच आर शोइंग दैट मे बी कैंसर का इंसिडेंस कम हो जाए अगर आप ठीक से बायोइडेंटिकल हार्मोन थेरेपी लो या हार्मोन्स को बैलेंस करके रखो तो। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हार्मोन से जुड़ी हुई हैं। राइट, बट सरप्राइजिंगली क्या है ना, अगर हम साइंस वर्ल्ड को देखें तो समहाउ वुमेन हेल्थ को ना हमेशा इग्नोर किया गया है। हाँ, वो आप हार्ट हेल्थ में देख लो, जी,
मेन के बारे में सारी स्टडीज आती हैं, वुमेन के लिए वो एक्स्ट्रापोलेट करके बताते हैं जी। है ना? जैसे कि कुछ लोग ये भी मतलब कुछ क्या ये शायद स्टडीज़ में भी है कि जो हार्ट अटैक के जो चांसेस होते हैं वो महिलाओं में पहले कम होते हैं, बट जब आप मेनोपॉज फेज में तो आप जाते बराबर आ हैं जाते तो फिर वो मेन के बराबर ही आ जाते हैं। बिल्कुल मेन के बराबर ही आ जाते हैं। हाँ पर जितनी रिसर्च हुई है मेन में हुई हाँ, ये तो है। है ना, हर चीज में। तो वुमेन हेल्थ पर से हमेशा थोड़ी सी पीछे रखी गई है। तो मेरा बस यही है वुमेन को एक मैसेज, एंड बीइंग अ वुमेन बहुत क्लियरली, कि पीछे इसलिए रखा गया है बिकॉज हम आस्क नहीं करते, हम अपनी परवाह नहीं करते, हम अपने आगे अपने आप को जगह नहीं देते, महत्व नहीं देते। इसलिए हमारे लिए हमारा हस्बैंड इम्पॉर्टेंट, हमारी फ्रेंड इम्पॉर्टेंट, हमारा बच्चा इम्पॉर्टेंट, बट हम खुद नहीं है। बिल्कुल। एंड ऐसा नहीं है कि हस्बैंड इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, बच्चे इम्पॉर्टेंट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होनी पर चाहिए। हम भी इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। क्योंकि जब हम इम्पॉर्टेंट नहीं होते तब हम भी तो बच्चों को और हस्बैंड को तंग ही कर रहे हैं ना। कर ही रहे हैं ऑब्वियसली। अगर आप चाहते हैं कि सभी लोग अच्छे से रहें तो हमें सबसे पहले खुद को अच्छा रखना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली। तो फॉर मीनोपॉजल वुमेन ना, यहाँ पे सबसे बड़ा, इवन बिफोर कि आपको हार्मोन्स बैलेंस करने हैं कि नहीं, आपको खाने में अपना ध्यान रखना है कि नहीं रखना, आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज, अगर किसी को एक ही चीज करनी है तो इज अपने आप को प्रायोरिटी पहले बनाना है। कभी भी अगर आप फ्लाइट में बैठे हो, प्लीज रिमेंबर द मैसेज दे टेल यू एवरी टाइम, पहले मास्क अपने ऊपर लगाओ, फिर अपने बच्चे पे लगाओ, है ना। वो मैसेज वुमेन के लिए आज की डेट में पहले से भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही अच्छा, ये मैसेज काफ़ी अच्छा है सच में। वो वुमेन के लिए ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वुमेन जब सोचती हैं कि अपने आप को मैं बाद में देख लूंगी, वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रही है, वो सभी का कर रही वो होती अपने है। पूरे घर को बर्बाद कर रही ये तो है है ना। सो मैम, अब मैं थोड़ा सा आऊँगी इस पे कि एक तो जैसे कि अभी आपने बताया कि हम अगर ऐसे शुरू करें तो शायद हमारा जो फेज़ है ये काफ़ी अच्छा होगा, बट उन लोगों के लिए बताइएगा जिन्होंने चीज़ें ख़राब कर ली हैं, लाइक जिन्होंने जिनका हो गया है अभी और पेरीमेनोपॉज वाली स्थिति में वो चल रही हैं, तो वो क्या करें। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से जो औरतें हैं, मुझे लगता है कि उससे लेकर वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं। चलिए हाउसवाइफ्स को नहीं बोलूँगी, लेकिन वो औरतें जो कि बाहर निकलती हैं, बाहर जाती हैं या फिर उन्हें बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, उन्हें सबसे पहले यही टेंशन होती है कि अब बेली फैट उनका बढ़ रहा है, पता नहीं चल पा रहा है क्यों बढ़ रहा है, खाना भी वो कम ही खा रहे हैं। तो वो बताइएगा मुझे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो मेनोपॉज बेली जिसको बोलते हैं, वो उसको कैसे कम करते हैं। मीनोपॉज बेली भी अगेन क्या हो रही है, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, कॉर्टिसोल आपका ऊपर नीचे जा रहा है और बॉडी वहाँ पे स्टोरेज मोड में जा रही है। ठीक है जी। आपको उसके लिए करने के लिए, अगर आपको साइंटिफिकली कुछ करना है, हाँ, तो मैंने आपको बताया, आपको अपना फास्टिंग कॉर्टिसोल, DHEAS, प्रोजेस्ट्रॉन, E2, ईस्ट्रोजन नहीं, E2, हाँ, दैट इज ईस्ट्रोजन 3 तरह का होता है और E2 जो है वो हमें ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम टेस्ट हमेशा E2 करते हैं। तो ये कैसे कराएंगे? ये मतलब ब्लड में सब होता है, ये सब ब्लड में कराएंगे और ये किसी भी लैब में हो जाएगा? बिल्कुल किसी भी लैब में हो जाएगा, अदर देन द बेसिक टेस्ट, और एक अपना लिवर फंक्शन और किडनी फंक्शन ये कराना है, बिल्कुल कराना है। अब जब आप ये करा लेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। 30+ वुमेन, 30+ वुमेन, बिल्कुल, ऑल 30+ वुमेन शुड डू इट। मीनोपॉज की वेट नहीं करनी है। ठीक है, और 40+ वालों को क्या? 40+ को भी यही करना है, सेम। अच्छा, 50+ को भी यही करना है। अब ये कर कर आपको एक बार इसको देख के देखना चाहिए कि सारी वैल्यूज ठीक हैं कि नहीं। ये तो हो गया जो लोग साइंटिफिकली जाना चाहते हैं, जिनको डेटा इंपॉर्टेंट लगता है, जो अपनी बॉडी पे कुछ भी तब तक नहीं करते जब तक उनको दिखता नहीं है कि मैं क्यों करूं, मेरे जैसे लोग, ठीक है ना। अनलेस आई विल टेस्ट इट, आई विल प्रूव इट, मैं अपनी बॉडी के साथ कुछ मैस नहीं करूंगी, ठीक है। पर एक और ग्रुप है जो कि बोलता है कि ना
मुझे टेस्ट नहीं कराने, बस मुझे पता चल जाए मुझे क्या करना है, मैं वो करना। हाँ, ये ग्रुप बहुत ज़्यादा होता है बिल्कुल। ये, क्योंकि आज की डेट में मैम जहाँ तक मतलब मैंने देखा कि लोगों को नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं वही बस कराने होते हैं। ये कॉर्टिसोल का कोई टेस्ट वगैरह ज़्यादातर लोग नहीं कराते बिल्कुल। हैं। तो मतलब अब ये इन तो लोगों पहली को- बार ही हो रहा है कि ये इन सारे टॉपिक पर लोग बात कर रहे हैं। मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें इसमें कितनी सारी चीज़ें हम इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ कि हमें ये भी करवाना चाहिए, हार्मोनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लोग नहीं कराते। अब उन वर्क के लिए भी बताइए, बहुत तो इंपॉर्टेंट है। उनके लिए ना उनको अपने खाने में कुछ फूड्स ऐड करने चाहिए, ठीक है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, बहुत ज़रूरी है। अलसी के बीज, 2 से 4 चम्मच रोज, वो भून के या फिर जैसे पीस भी करें, पर अगर आप उसको पीस के रखते हैं और वो यूज़ करना चाहते हैं तो मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है उसमें कि 2 दिन से ज़्यादा पीस कर मत रखें। ठीक है। और अगर प्लेन खाना चाहे तो खा लें, अच्छे से चबाएं लेकिन, और आराम से खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कच्चा भी? कच्चा ओह, कच्चा भी मतलब खा बिल्कुल, सकते हैं? जैसे मर्जी खाइए। सेकंड इज सेसमे सीड्स वुमेन को लेने चाहिए, तिल? तिल के आप तेल। बताइएगा ज़रा, ब्लैक तिल या फिर सफ़ेद तिल? तो दोनों अच्छे हैं, दोनों सही है? जो आपको टेस्टी लगे ले लीजिए। ठीक है, वो भी 2 चम्मच? बिल्कुल, 2 चम्मच। तो 2 तो पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो हमें लेनी है। थर्ड इज सोया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइटो ईस्ट्रोजन है, मतलब ईस्ट्रोजन का सोर्स है। सोया कौन सा बताइए? सोया को लेकर बड़ा सारा है कि तो जो तो जीएमओ बेस्ड और जो सोया छाप मार्केट में मिलता है वो नहीं ऑब्वियसली। ठीक है। सोया की जो सोया की बीन्स बढ़िया मिलती है, बढ़िया सोया की बीन्स मिलती है, ठीक हाँ। है, वो हो सकती हैं, सोया की बढ़िया हो सकती हैं। फर्मेंटेड सोया आता है टेम्पे के नाम से, टोफू के नाम से, वो हो सकता है। वो मेनोपॉजल वुमेन को अपनी डाइट में डालना चाहिए, ठीक है ना। सोया की बढ़िया खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा एक जो फोर्थ चीज़ उनको करनी चाहिए इज़ अच्छा फैट बंद नहीं करना चाहिए। जनरली वुमेन देखते हैं कि हमारा पेट निकल रहा है तो वो सबसे पहले फैट बंद कर देती हैं। जो कि हाँ, फैट बंद करने इसके की पहले भी जगह आपने यही बताया था कि वो आप एक कार्बोहाइड्रेट, एक रोटी का आधा कर दें, या चावल जितना खा रहे हैं उसका आधा कर दें, पर फैट कॉन्टिन्यूड रखें, ठीक रखे हैं ना। बिल्कुल। तो अभी आपने जैसे कि बता रहे थे आप कि फैट मतलब बॉडी से में फ़ैट लेना बहुत ज़रूरी है। मोटापा पे हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे थे, तो और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? दिस इज इनफ। अच्छा ठीक है, मतलब बस इतना ही आप करें। ये ऐड करो और बाकी आप जो भी कर रहे हो वो करते रहो, आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, ठीक ठीक है ना। ठीक है। अब हम जानेंगे जो कि मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, कुछ मन नहीं करता, क्योंकि जब तक ये नहीं सही रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। वो एक बताइए, और दूसरा नींद बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, तो उसके लिए बताइएगा क्या करें? बिल्कुल। तो ना जहाँ पे मूड्स और स्लीप का फ़र्क होता है, मैंने हार्मोनली तो आपको बता ही दिया है, पर फूड में क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं इनको। बनाना, ओट्स, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जो पेरी मीनोपॉजल वुमेन को दवाई समझ के खानी चाहिए। अरे वाह। हाँ, और डार्क चॉकलेट आप घर में बना सकते हैं। नव भारत टाइम्स की एक इशू में मेरा डार्क चॉकलेट का एक रेसिपी आया हुआ है। अच्छा मैं वो आपको भेज भी दूंगी, आप शेयर कर देना अपने ऑडियंस से। ठीक है। देसी घी, स्टीविया एंड कोकोनट मिल्क से वो बनती है। 10 मिनट लगते हैं, एंड रोज़ शाम को, अच्छा, आपने वो पूरा प्रॉपर बनाया है? हाँ, अराउंड 5 से 6 के बीच में आपको 2 क्यूब रोज़ खा लेने चाहिए। ओके। मीनोपॉजल वुमेन के लिए बहुत ही अच्छा है, मूड्स को स्टेबल रखता है, स्लीप अच्छी करता है। रात को कैमोमाइल टी या अजवाइन और सौंफ का पानी उबाल कर पिए बिना नहीं सोना है। अजवाइन और सौंफ? बिल्कुल। और या फिर कैमोमाइल टी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। कैमोमाइल टी, ठीक है। फ्लावर होता है ये, तो आप ये उसको आपको लाएं। बहुत काम करती है। बॉईल कर लीजिए और इसको पी के सोइए, यू विल रियली हैव गुड स्लीप। तो ये आप थोड़ी सी चीज़ें बस ऐड करिए अपनी डाइट में, एंड यू विल सी कि आपकी स्लीप बेटर होगी या आपकी मूड्स कंसिस्टेंट हो गए। तो ये डार्क चॉकलेट की बात अभी आपने बताई कि जो मतलब आपके पास जो रेसिपी आप बता रहे हो, तो वो रेसिपी तो एक बार देख लेंगे। एंड मुझे ये बताइएगा, तो ये जो चॉकलेट है, तो हम लोग बाहर की भी चॉकलेट ले सकते हैं? चीनी कम वाली डार्क चॉकलेट जो 70% या 80%? 70-80%, बिल्कुल। तो वो ले सकते हैं? हाँ, क्योंकि कोकाओ पाउडर जो है ना, वो मेनोपॉजल वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फूड है। कोकाओ पाउडर? तो वो कोकाओ पाउडर ही नहीं रख सकते ले सकते हैं कि पर दूध generally वगैरह में डाल लें, या फिर हम किसी? दूध थोड़ा कम करा देते हैं ना। हाँ, तो अभी वही चॉकलेट पूछेंगे जनरली हम। लोगों को मीठा खाना ही होता है, थोड़ा बहुत मन करता है तो वो अच्छा हो जाता है। तो वुमेन को चॉकलेट खानी चाहिए। सो अभी आपने बताया कि जैसे कि एक मीठे वाले की बात अभी हमें करना बहुत ज़रूरी है।
इस दौरान मेनोपॉज पेरीमेनोपॉज के दौरान मीठा खाने का बहुत लोगों की महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखा गया है, तो क्या कहेंगी उसे कैसे ठीक करें, या ऐसा है आपके पास भी अगर ऐसे केसेस आते हैं तो ना आज ही सुबह मैं एक कंसल्टेशन कर रही थी जिसमें मेरी पेशेंट को ये प्रॉब्लम थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने उससे बोला देखो सोचना ये पड़ेगा कि आपको मीठा खाने का मन कर क्यों रहा है। अच्छा, उसमें भी कोई है इश्यूज मतलब? बिल्कुल। पहला तो ऑफ कोर्स गट को रूल आउट कर लेते हैं, मैं तो गट पे ही ज़्यादा काम करती हूँ तो सबसे पहले गट ही ध्यान आएगा। अगर आपके पेट में फंगस ज़्यादा है तो आपको मीठे की क्रेविंग होगी। फंगस ज़्यादा है तो बाप रे। ठीक है, तो एक बारी कभी को गट हेल्थ, कभी आपको कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, नेल में हेयर में डैंड्रफ तो नहीं है, वो देखना चाहिए। और अगर वो है तो मीठा बिल्कुल विल पावर से थोड़ी देर बंद कर देना चाहिए, बिकॉज आप अपने आप को मीठा नहीं खिला रहे, आप उस फंगस को मीठा खिला रहे हो जो आपको और बीमार कर रहा है। ठीक है। पॉइंट सेकेंड इज, कभी कभी मीठा इसलिए आपको खाना पड़ता है क्योंकि आपका शुगर लेवल बहुत लो हो जाता है। काफ़ी लो हो जाता और लो क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत हाई होता है। बॉल जितनी ऊपर जाती है उतनी नीचे जाती है ना। एक्चुअली मेरी मदर को भी ऐसे ही हुआ था, अचानक से उनका तो जो शुगर था, एक्चुअली उन्हें डायबिटिक पेशेंट है, बट उनका अचानक से एक दिन उनकी ऐसे तबीयत ख़राब थी और उन्होंने खाना वाना जो है वो थोड़ा कम खाया और वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी, बीपी हाई था, बीपी भी है उन्हें। तो उनका अचानक से क्या हुआ कि वो दवाई भी खाने लग गई बीपी शुगर की, एंड अचानक 40 पहुँच गया था मैम। हाँ, मतलब वो बहुत तो सर्वाइवल वाली पे कंडीशन आपको शुगर चाहिए होगा। ठीक है ना, एक तो वो हो गया। अब उसके अलावा जब आपको शुगर चाहिए तो मैं तो लोगों को बोलती हूँ अपने घर में कुछ मीठा लाओ ही मत, और अगर कोई मीठा ले आए तो इमीडिएटली बाहर जाके गार्ड या अपनी मेड को दे दो। ठीक है। अगर घर में नहीं होगा तो मीठा खाने की क्रेविंग कम होगी। सेकंड, अगर बहुत मीठे की क्रेविंग हो रही हो तो डेट्स खाओ, पर डेट्स को भी घी में मिलाकर खाओ। क्यों मैम? क्योंकि घी जैसे ही आप फैट मिलाते हो तो शुगर की रिलीज स्लो हो जाती है। ओह अच्छा। तो स्पाइक नहीं करता, और डेट्स वैसे ही कॉम्प्लेक्स कार्ब है तो वैसे ही शुगर कम रिलीज करता है। ठीक है ना, बट उससे मोटापा नहीं बढ़ता है? मोटापा भी नहीं बढ़ेगा उससे। अच्छा। ठीक है ना, तो आपको सोच के खाना चाहिए। अदरवाइज मैं लोगों को कहती हूँ दालचीनी का पानी उबालो, वो पियो और दालचीनी को चबाओ। दालचीनी जब चबाओगे तब आपको बहुत मीठी नहीं लगेगी, पर उसका जो आफ्टर टेस्ट है ना वो बहुत मीठा छोड़ के जाती है वो आपके मुंह में। दूसरा, दालचीनी जो है वो शुगर स्पाइक को नीचे करती है। तो सिनेमन इज अ वेरी वेरी गुड हर्ब फॉर ऑल डायबिटिक्स, ऑल PCOD, ऑल पीपल हु हैव शुगर क्रेविंग्स एंड एवरीबडी जो कि वेट लूज करना चाह रहा है। दालचीनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो आप दालचीनी खाओ, इतनी चीज़ों के साथ आपका काम हो जाता है, मतलब हम इजी लाइफ। बिल्कुल। अब लास्ट आता है, अगर आप स्ट्रेस की वजह से चीनी खाना चाह रहे हो उसकी वजह से कैमोमाइल टी बहुत हेल्प करती है। कैमोमाइल टी लो, नींबू पानी लो नमक डालकर। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस की वजह से आप चीनी क्रेविंग कर रहे हो तो नींबू पानी पियोगे, ठीक हो जाएगी। कैमोमाइल टी पियोगे, रिलैक्स हो जाओगे, आपकी चीनी क्रेविंग चली जाएगी। वेरी नाइस। तो कई बार ना एक्चुअली क्या होता है, आपको पता बस शुगर की क्रेविंग हो रही है, पता है, आप ये नहीं समझ पा रहे हो क्यों हो रही है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप बिना चीनी खाए उस क्रेविंग को खत्म कर लोगे इजीली। और जब एक दिन कर लोगे तो अगले दिन भी कर लोगे। हाँ, मतलब जैसे देखिए अभी आपने ये बताई ना कि ये चीज़ें कर लें, तो एक हफ्ते, मतलब कहते हैं ना कि कहा जाता है कि कोई भी आदत जो है वो अगर 20 से 21 दिन जो है वो कर लिया जाए, मतलब कोई भी आदत अगर हम 21 दिन कर लेते हैं तो फिर वो आपकी लाइफस्टाइल में शामिल हो जाता है। तो वो 21 दिन का अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे कैसे चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, तो वो आप बता सकते हैं क्या? मतलब लोगों को थोड़ा ईजी रहेगा। तो मेरे हिसाब से 21 दिन में मैं लोगों को बोलती हूँ कि रादर दिन क्या नहीं करना है, सोचो क्या क्या करना है। हाँ, करना क्योंकि है। वो ईजी है। हाँ। तो आपको पता है कि आपको ओट्स और बनाना में से एक चीज़ खानी है। ठीक है, बनाना कभी प्लेन नहीं खाना, चिया सीड्स में मिला के खाओ, दही में मिला के खाओ, सैलेड में डाल के खाओ, क्योंकि अदरवाइज वो आपका स्पाइक करेगा ना शुगर। तो आप बैलेंस करके उसको खाओ, मतलब या बनाना के बीच में थोड़े सीड्स डाल लो, नट्स एंड सीड्स, तो फिर खा लो। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। डार्क चॉकलेट शाम को खानी है। आप डार्क चॉकलेट खाओगे आपकी शुगर की क्रेविंग वैसे ही खत्म हो जानी है। उसमें क्या एक या दो क्यूब खा लेते हैं ना? बिल्कुल, है ना। रात को कैमोमाइल टी पीनी है, सुबह उठते ही नींबू पानी पीना है। आपने अगर ये वाला पार्ट सेट कर दिया 4-5 चीजें तो अपने आप ठीक है, बाकी सारी चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। वेरी नाइस।
ये तो बहुत मतलब अब इंसान इतना तो कर सकता है। अब बिल्कुल। 21 दिन अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लोगे तो आने वाले फिर टाइम पे आप कर ही लोगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्योंकि इससे आपको फर्क क्या पड़ा ना, आपकी नींद ठीक हो गई, है ना, हम्म। आपकी डाइजेशन ठीक हो गई, आपके शाम को जो शुगर क्रेविंग्स होती हैं वो बैलेंस हो गई, क्योंकि आपने चॉकलेट खा ली तो शुगर क्रेविंग वाली वो फील ही नहीं आई। वाई नहीं, तो यू लव योर सेल्फ मोर कि यार अब मेरी बॉडी मुझे तंग नहीं कर रही, मांग नहीं रही कुछ मांग नहीं रही सही में। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि एक तो मुझे ये कहिएगा कि जो एक जैसे कि अभी आपने बताया था ना मॉर्निंग में सो कर उठने के बाद जो फटीग रहती है, ठीक है, उसमें बताइएगा। और दूसरा कुछ कुछ जो हर्ब्स होते हैं, जैसे कि कुछ जैसे अभी आपने बताया कि घर का जो आपने अजवैन एंड ऑल चीज़ें आपने बताई, इसके अलावा कुछ हर्ब्स भी होते हैं। जैसे आप एज जब फंक्शनल मेडिसिन में आप दवाइयाँ देती हैं तो दवाइयाँ कौन कौन सा देती हैं वो बताइएगा। और एक अश्वगंधा वगैरह, एक शतावरी वगैरह होती हैं, इन दवाइयों का क्या आपको लगता है कोई यूज़ है? तो ना दवाइयों की पहले बात कर लेते हैं। जी, बहुत यूज़ है, पर अगर ठीक से ली जाएं और अच्छी क्वालिटी की ली जाएं। ठीक है, ठीक है, जैसे शतावरी आपको हर क्वालिटी की मिलेगी, प्लीज़ मेक श्योर अच्छी क्वालिटी की लो। ठीक है, ठीक है, अश्वगंधा आपके दिमाग को काम करता है, 70% लोगों को बहुत आराम देता है ना? हाँ, और इसलिए यूज़ करना चाहिए। तो ये बताइएगा, तो जैसे भी आपने बताया कि जैसे शतावरी और अश्वगंधा, तो इसके जो हर्ब्स मिलते हैं वो लेना ज़्यादा सही है? क्योंकि कई बार ना वो पता नहीं चलता या फिर कहाँ पे क्या मिलता है। तो जो टैबलेट्स के फॉर्म में आते हैं, क्या उसे लिया जा सकता है? वो सेफ है? बिल्कुल लिया जा सकता है, पर आपको देखना है, बाहर की लिखा हुआ है ना कि हैवी मेटल नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, पर उसके पहले देखते हैं ना हमारी किचन में क्या क्या है जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है मैम, ठीक वो है ना? बताइएगा। तो मेथी दाना, मेथी सीड्स, ठीक है, सुबह उठ के अगर हम रात को मेथी सीड सोक कर देते हैं और सुबह उठ के वो पीते हैं तो वो हमारे इंसुलिन स्पाइक्स गरम करें या फिर सिंपल? जैसे मर्जी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दाने को आप स्प्राउट कर सकते हैं बाद में, या आप दाने खा सकते हैं, मतलब रात को लेकिन सोक कर लें। रात को सोक कर लें। ठीक है, अगर आपको वाटर रिटेंशन हो रही है तो आप रात को जीरा सोक कर लें। अगर वाटर रिटेंशन हो रही है, ठीक है, ठीक है ना, अगर आपको हाइपोथायराइड है तो धनिया सोक कर लें, ठीक है ना, तो वो अच्छा काम करेगा। अगर आपको बहुत गैस वगैरह बनती है तो आप जीरा, अजवैन और सौंफ का मिक्सचर बना के हर खाने के बाद 1 चम्मच खाना शुरू कर लें। तो उसको भून के रखें? कैसे भून के रख लें या ऐसे ही रख लें, मतलब ऐसे ही, मतलब ऐसे चबा लें? चबा लें। चबा ले तो काफ़ी आपने इजी बता दिया। लोगों को मतलब कहते हैं उसको भून लो कुछ ज़्यादा फिर उसको काम पीस नहीं, लो, कुछ ज़्यादा मतलब ये इनकी जो है ना, ये इतने पावरफुल हर्ब्स हैं हमारे, मतलब इसको ऐसे रख लो बिल्कुल, और खा लें हाँ, 1 चम्मच। अगर किसी को बहुत बॉडी एक्स हो रही है तो एक तो मैग्नीशियम बहुत अच्छा काम करता है, वो एक सप्लीमेंट है जो हर घर में होना चाहिए। अच्छा, ठीक कौन है? से है? मैग्नीशियम मतलब किसी मैग्नीशियम? भी तरह का ले लो आप, मैग्नीशियम, विटामिन डी और B12 ये आपको ठीक रखना है अपना, ये तीनों चीज़ें हमें लेनी है। बिल्कुल। ठीक है, पर अदरवाइज अगर आपको बहुत बॉडी एक्स हो रही है तो रात को आप सोने से पहले हल्दी 1 चम्मच पानी में डाल के उबाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी डालिए और वो पीजिए, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो रात को मतलब अगर बॉडी में ऐक है, मतलब बॉडी दर्द हो रही है ना, हाँ हाँ, तो आप शाम को डिनर के बाद 1 चम्मच हल्दी 1 कप पानी में बॉईल कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए और वो पी के सोइए। हल्दी के साथ ब्लैक पेपर ज़रूर डालना है, 5 दाने, 5 दाने कूट के? कूट के, ठीक है ना, तो वो बहुत अच्छा आराम करता है। अभी सर्दियों में जैसे और भी ज़्यादा आराम करेगा, देगा आपको, ठीक है, हाँ, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ठीक है, अब ये सेने पेपर, लाल पेपर, रेड चिली जो होती है, रेड चिली, वो बहुत अच्छी है हार्ट हेल्थ के लिए। लाल मिर्च? बिल्कुल, सेने पेपर के नाम से जो आती है अच्छी लाल मिर्च, वो आपकी आर्टरीज को खोलती है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात बताया आपने। उस पे पूरी बुक है, तो आप थोड़ा सेने सा पेपर बोलेंगे या फिर उसको लाल मिर्च? सेने पेपर, सेने ठीक है पेपर, ना? ठीक है। पर आप उसमें अगर देखेंगी, जैसे अभी हल्दी की मैंने चाय बताई है, जो भी मैंने अभी आपको चाय बताई, उसमें चुटकी भर डाल दीजिए साथ में, या खाने में डाल सकते हैं? चाय में ज़्यादा अच्छी है रात को, चाय में ज़्यादा अच्छी है ठीक ना, और वो बहुत अच्छा फ़ायदा देती है आपको। ठीक है ना, वेट में लॉस में भी होता होगा? बिल्कुल, वेट लॉस भी होता होगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, बहुत ज़्यादा मिथ है बड़ा कि नमक नहीं खाना चाहिए, नमक कम खाना चाहिए। हाँ, ये है तो सही। बिल्कुल गलत बात है। वो और बात है कि जो भी हमें वाइट सॉल्ट मिल रहा है ना, वो बहुत ही आर्टिफिशियल है, तो वो अच्छा नहीं है। बट उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप वो नहीं खाएंगे तो आपका ये प्रॉब्लम आ जाएगी, उसमें बोलते हैं ना कि आयोडीन वगैरह होता है। तो आयोडाइज सॉल्ट आपको लेना चाहिए, बिकॉज आपके थायराइड को आयोडीन चाहिए होता है। ठीक है, पर तो उसका तरीका क्या है, थोड़ी देर वाइट सॉल्ट यूज़ करिए,
थोड़ी देर आप पिंक सॉल्ट यूज़ करिए, थोड़ी देर आप रॉ ब्लैक सॉल्ट आता है वो यूज़ करिए, मतलब बांट लीजिए। अच्छा, मतलब किसी एक चीज़ का ज़्यादा मत करिए। तो बांटने में आप बताइए कैसे बांट सकते हैं, मतलब एक जैसे हफ्ते? मैं अपने घर में सब्जियों में वाइट सॉल्ट यूज़ करती हूँ, ठीक है। सैलड्स पे पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, नींबू पानी वगैरह में ब्लैक सॉल्ट यूज़ कर लेती हूँ, हाँ, मतलब इस तरह के। है ना। ठीक है। हाँ, पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फटीग हो रहा है, रात को नींद अच्छी नहीं आ रही है, सुबह भी बहुत टायर्ड उठ रहे हो, तो आप सुबह 7 बजे से 12 बजे तक जितना भी पानी पीते हैं ना, उसमें आप थोड़ा सा नमक डाल के पीजिए। ओह। नमक में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हमारी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहता है तो हमारी हाइड्रेशन अच्छी रहती है, हमारी एनर्जी अच्छी रहती है। और सुबह के टाइम क्यों हम बोलते हैं, बिकॉज सुबह कॉर्टिसोल भी हाई है, सुबह एनर्जी भी ज़्यादा है। उस टाइम पे अगर इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे रख लेंगे तो हमारी दिन बहुत अच्छा शुरू होता तो है। ये जो पिंक जो हम जो सॉल्ट डालेंगे वो जरा सा, एक चुटकी, हाँ, 1 चुटकी कौन सा? 2 ग्राम सॉल्ट डाल लीजिए, आप पिंक सॉल्ट डाल लीजिए और 1 लीटर बॉटल में डाल लीजिए, वो 7 बजे से 12 बजे तक पीजिए। एक पूरे बॉटल में एक मतलब 1 चुटकी बोलेंगे, कितना 2 बोलेंगे? ग्राम डाल लीजिए, 2 ग्राम 2 ग्राम तो मतलब इतना होगा। उतना सा है ना, इतना सा। बिल्कुल बिल्कुल। 2 ग्राम, ठीक है। वो डाल के एंड पूरे आप दिन? रोज़ डालिए, आप देखिए आपको थोड़े दिनों बाद एक्चुअली अपना फेस फ्रेश लगेगा और आपको एनर्जी बेटर लगने लगेगी। मोटापा वगैरह तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ओके, ठीक है अच्छा, ना। ठीक है। इनफैक्ट अगर वाटर रिटेंशन हुआ तो वो भी थोड़ा कम होने लग जाएगा, इनफैक्ट कम होने लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। है ना। तो ये जो हर्ब्स हैं हमारी, ये बहुत बड़ा काम करती हैं। दूसरा, जो वुमेन जो वेट नहीं गेन लूज कर पा रही हैं और मेजरली हिप्स वगैरह पे जो वेट नहीं लूज कर पा रही हैं, स्पेशली मीनोपॉजल, उनका क्या होता है, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस होता है। ईस्ट्रोजन डोमिनेंस एक बहुत बड़ा रीज़न है कैंसर्स के लिए भी, अरे अच्छा। है ना। हम बहुत सारे कैंसर्स अवॉइड कर सकते हैं अगर हम ईस्ट्रोजन डोमिनेंस को मैनेज कर लें। और ईस्ट्रोजन डोमिनेंस का एक बहुत कॉमन रीज़न है कि लिवर ठीक से क्लियर नहीं कर पा रहा हार्मोन्स को, तो वो सेकंड पास मेटाबॉलिज्म में दोबारा से पूरा हार्मोन बाहर निकलने की जगह अंदर ही घूमता जा रहा है ईस्ट्रोजन। तो ऐसा नहीं है बॉडी ईस्ट्रोजन बना ज़्यादा रही है, बट जो उसका पार्ट बाहर निकलना था वो बाहर नहीं निकल रहा, वो ब्लॉकेज की वजह से अंदर ही घूमता जा रहा है ना। अच्छा। तो लिवर का अगर आप डिटॉक्स मैकेनिज्म ठीक करेंगे, और वो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल रूल घर में करने के लिए है कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स वुमेन को जरूर खानी चाहिए। क्रूसीफेरस में कौन? क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आपके पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, बॉक चॉय, सेलरी, केल, ये सब है? ये सब्जियां आपके लिवर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। अब पीछे क्या हुआ, पीछे कोई ऐड आ गई थी बहुत साल पहले, आई थिंक पत्ता गोभी से न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस जो ब्रेन की बीमारी हो गई थी, कोई कीड़ा उसके होता बाद है। लोगों ने वो खाना ही बंद कर दी। हाँ, उसको अच्छे से बॉईल करिए और खाइए, इट्स अ गुड वेजिटेबल। पर वो खाना चाहिए, खानी चाहिए, बिल्कुल खानी चाहिए। तो क्रूसीफेरस बट ये बताइएगा कि उसमें क्या सच में प्रॉब्लम है, मतलब अगर आप देखो, आपको तो किसी में भी कीड़ा आ सकता कीड़ा है, तो किसी में भी आ सकता, सही बात है। अब मस्टर्ड ऑयल का पीछे बहुत साल पहले मुझे याद है कुछ हो गया था, ऐसे ही एक प्रॉब्लम, कुछ कुछ तो कर रहे हो ना आप मस्टर्ड ऑयल, हाँ, कर ही रहे हो, है ना। तो क्योंकि आपको ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स अगर आप नहीं खाओगे ना, आपके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं रहेंगे। एंड आप सोचो ना, अगर आप कैंसर अवॉइड करते हो, मैं तो हॉट फ्लैशेस वगैरह की बातें ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं आपका जो सारा आपने हिप पे वेट गेन किया हुआ उसकी भी बात नहीं कर रही हूँ, पर मैं तो कह रही हूँ यार, अगर कैंसर जैसी चीज़ के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, तो एक क्रूसीफेरस वेजिटेबल रोज़ खाना, एक कटोरी, कौन सी बड़ी बात कौन सी बड़ी बात है, सही बात है है ना, कोई खा लेनी चाहिए। हाँ, उसको अपना किस तरीके से बना के, उबाल के या फिर जैसे मर्जी, आप टेस्टी सब्जी बनाओ उसकी, टेस्टी सब्जी बना के खा लो, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। आप उसके कोफ्ते बनाओ, आप कुछ भी बना सकते हो, बिल्कुल कुछ भी बना सकते हो, यस। ठीक है। अब मैम ये जो अभी हम लोग थायराइड का भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी आपने बताया कि जो पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज वाली जो महिलाएं हैं उनमें ये प्रॉब्लम आती है, मतलब थायराइड वाली दिक्कत हो जाती है। तो वो कौन सा सिम्टम होता है कि जब हमें ये पता चले कि एक तरफ जो है वो मेनोपॉज हो चुका है और उसके बाद हमें थायराइड भी है, अगर वो लोग कैसे पता करें कि उन्हें अगर टेस्ट नहीं कराना है तो? नहीं, तो क्या होता है ना, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, जनरली मीनोपॉज के साथ सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म आ ही जाता है। अच्छा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ईस्ट्रोजन जो है वो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, जब आप सारी जगह वेट गेन, बाजू पे, फेस पे, हर जगह वेट गेन कर रहे हो, तो थायराइड इन्वॉल्व हो सकता है। अच्छा, हर जगह अगर आप कर रहे हो तो फिर है, ठीक है, पूरी बॉडी में। अगर आपके स्लोनेस हो रही है ना, बहुत सारे मीनोपॉज और थायराइड के जो सिम्टम्स हैं ना, वो ओवरलैप करते हैं। अच्छा, कैसे? ठीक है, मतलब ब्रेन फॉगिनेस,
स्लो थिंकिंग, ये आपको थायराइड की वजह से भी हो सकता है, मेनोपॉज की वजह से भी हो सकता है। हाँ वही मैंने ये दोनों को हाँ, पूछा। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि जनरली थायराइड तो चेक कर ही लेना चाहिए, करवा लेना चाहिए। वेरी रीजनेबल, वेरी इजी टू चेक कर लेना चाहिए। TSH बोलते हैं उसे? बिल्कुल, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, बहुत एक्यूरेट तो नहीं होता बट हाँ वही होता है, तो वो चेक कर लेना चाहिए। और फिर अगर आ जाए उसमें तो क्या करा जाए? तो आपके डॉक्टर के पास जाया जाए और जाया पूछा जाए। जाए क्या करना है। अच्छा हाँ, और जो जैसे आ जाए तो अब एक तो थायराइड वाली दवा जो है अपने डॉक्टर से पूछ के वो करें। बहुत सारे केसेस में दवा नहीं चाहिए होती थायराइड की। थायराइड जिनमें भी आता है, पहले ये सवाल पूछना होता है कि क्या स्ट्रेस की वजह से तो नहीं आ रहा। तो मेरे पास जो थायराइड का पेशेंट आता है उसका 6 हफ्ते पहले हम स्ट्रेस ठीक करते हैं, फिर दोबारा थायराइड चेक करते हैं, फिर देखते हैं थायराइड की दवा देनी है कि नहीं देनी है। ओह अच्छा। क्योंकि जो आपका स्ट्रेस हार्मोन बाकी जगहों पर ये तो सिर्फ ये मुझे ऐसा लगता है कि ये फंक्शनल मेडिसिन में ऐसा होता है, अदरवाइज तो आप अगर कोई देखेगा तो फटाक से वो बोलेंगे कि अब तो आपको पूरी ज़िंदगी खानी है दवाई। बिल्कुल, और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि थायराइड की दवाई भी पूरी ज़िंदगी खाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ ये बट ये बहुत बड़ा मिथ है इसका मतलब। मैं नहीं कह रही हूँ सबकी बंद हो सकती है, पर बहुत सारे लोगों की बंद हो सकती है ना। तो ये बताइए, अभी आपने वो तो एक तो स्ट्रेस वाला आपने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, बट आप क्या करते हैं मतलब एज अ फंक्शनल मेडिसिन के थ्रू कैसे आप उसको स्ट्रेस को कम करा के और फिर थायराइड ठीक करते हैं? बिल्कुल, पहले हम स्ट्रेस को सपोर्ट करते हैं, तो हमारा तो वही है DF कॉर्टिसोल, बस वही वाला जो करते हैं आप पूरा। बिल्कुल, उनकी ब्रीदिंग ठीक करते हैं और उनका न्यूट्रिशन ठीक करते हैं, उनका मैग्नीशियम, विटामिन D, B12, जिंक और ओमेगा 3। अच्छा मैम, अब मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे आप जैसे करते हैं तो उन लोगों के लिए शायद जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो आपसे कंसल्ट कर सकें, तो अगर मैं ये जानने की कोशिश करूं कि ये जो ये सिम्टम है पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज, अगर उनको ये सब कुछ चेक कराना है तो क्या मतलब अगर खर्चे की बात अगर मैं पूछूं कि ये सारी चीज़ें जितनी आपने बताई हार्मोनल में भी आप चीज़ें करती हैं, तो क्या चार्जेस पड़ेंगे कि जो लोग अफोर्डेबल जिनके लिए है नहीं है, तो आप एक बार बताएंगे क्या? सो बेसिकली जो हम क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि भाई मैं इनसे कहाँ से जो हम कांटेक्ट ब्लड टेस्ट कराते हैं वो ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार के होंगे शुरू में। ठीक है, वो सारे उसमें आ जाएंगे जो आपको ज़रूरत है? बिल्कुल सारे उसमें आ जाएंगे। उसके बाद में हम एक कंसल्टेशन बुक होती है, ठीक है, जो कि 5-6 हज़ार रुपये की होती है। ठीक है ना। एंड उसके बाद में डिपेंड करता है कि वो कितना फंसे हुए हैं। अगर तो सिर्फ हार्मोन्स या किसी चीज़ पे फंसे हैं तो हम उनको या तो खाना बता देते हैं या खाना और सप्लीमेंट्स और एक्सरसाइज बता देते हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनके लिए फिर हम हैंड होल्डिंग प्रोग्राम देते हैं। अच्छा, वो क्या होता है मैम? उसमें हम उनका पूरा उनको एक हीलिंग इकोसिस्टम में डाल देते हैं, जिसमें कि हम पहले उनका गट ठीक करते हैं, फिर हम उनके हार्मोन्स ठीक करते हैं, फिर हम उनका न्यूट्रिशन ठीक करते हैं, जो होलिस्टिक बोलते हैं क्या? बिल्कुल, है ना, आई थिंक। तो उसमें हम डाल देते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट कैसा है, रीसेट प्रोग्राम में डालते हैं या रिवर्सल प्रोग्राम में डालते हैं या रीजनरेशन प्रोग्राम में डालते हैं। अच्छा, फिर तो उस हिसाब से फिर वो डिपेंड करता है कि किस प्रोग्राम में वो जाएंगे और उस तरह का उनका कॉस्ट आता है। ओके, सो मैम तो ये मतलब पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में आपके पास में काफ़ी पेशेंट आते हैं? काफ़ी आते हैं। तो मेरे पास एक और रेंज है जिसमें कि पेशेंट आते हैं मेरे पास, क्योंकि ना वो ना इतना उनको विजाइनल ड्राइनेस हो जाती है कि उनको सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करने मुश्किल हो जाते हैं। इट बिकम्स वेरी पेनफुल फॉर देम, क्योंकि थिनिंग ऑफ विजाइना हो जाती है। उस रीज़न से भी बहुत पेशेंट्स आते हैं, बिकॉज इट्स सो अनकम्फर्टेबल देन, है ना। एंड सिंपल बैलेंसिंग ऑफ हार्मोन्स हेल्प्स देम फील गुड एंड बी नॉर्मल। ओके, बस वही चीज़ें करते हो आप, मतलब आप लोग प्रॉपर से डिपेंड करते हैं। हम ना बहुत हार्मोन्स को चेक करते हैं, फिर हम बायोडेंटिकल हार्मोन थेरेपी पे डालते हैं पेशेंट को, ओके, अगर ज़रूरत होती है तो। ठीक है, और दवाइयाँ वगैरह भी इसमें देती हैं खाने के लिए? खाने के लिए हम न्यूट्रिशन देते हैं, बिकॉज कोई भी हार्मोन्स के लिए आपको एक बेस तो चाहिए ना, तो आपको कोफैक्टर्स चाहिए। अच्छा, वो सारे आपको न्यूट्रिशन से मिलते हैं। अच्छा, तो फिर आप उसके लिए मतलब दवाई सप्लीमेंट्स देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स होते हैं जो आप मतलब ज़्यादातर दे देते हैं? जनरली मैंने बोला आपको बेस में यही देती हूँ, मैं 3 चीज़ें जो जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन D, B12 एंड ओमेगा 3। ओमेगा 3 भी है ना। तो ओमेगा 3 में क्या ये फिश ऑयल होते हैं वो तो यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं। फिश ऑयल में बस बहुत ज़्यादा आजकल हैवी मेटल मिलता है, मर्करी। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मैं जनरली बिना हैवी मेटल वाले ओमेगा 3 यूज़ करना चाहती हूँ।
अच्छा, तो मैम अभी जैसे अभी ओमेगा 3 लोग यूज़ करते हैं, तो क्या आप बता सकती हैं कि अगर ओमेगा 3 जो अगर हम खरीदना चाहें, तो हम किस तरह के उसमें क्या-क्या चीज़ें देखें कि ये चीज़ रहनी चाहिए, अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो तो? पहली बात तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि लिक्विड खरीदें। अच्छा, लिक्विड ओमेगा 3 मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारे गट लाइनिंग इतने वीक हो चुके हैं। तो मतलब लिक्विड खरीदें तो लिक्विड का मतलब वही फिश ऑयल? नहीं, फ्लैक्सीड का भी तो ओमेगा 3 है। अच्छा वो भी मतलब अच्छा मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि वेजिटेरियन अच्छा, ओमेगा 3 वेजिटेरियंस के भी लिए। आते हैं, इतना जैन पॉपुलेशन है हमारा, हाँ, तो इतना फिर वो लोगों अदरवाइज के लिए हाँ। हाँ, है ना? तो वेजिटेरियन आते हैं, बट जनरली मैं बोलती हूँ कि पहले 3 से 6 महीने आप लिक्विड ओमेगा 3 लो। 3 से 6 महीने, ठीक मैं है। जनरली जो यूज़ करती हूँ वीगन ओमेगा 3 यूज़ करती हूँ, या अच्छा। हेयर ओमेगा, अच्छा, क्योंकि वो हेयर हेल्थ भी अच्छी रखता है। 6 महीने के बाद मैं बोलती हूँ फिर आप ओरल पे चाहे आ जाओ, बिकॉज क्या होता है जब आप लिक्विड लेते हो ना, वो सेल्स की लाइनिंग पे भी लग जाता है तो एब्जॉर्ब हो जाता है। पर ओरल अगर आपका गट डाइजेशन ठीक नहीं है तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मतलब जैसे कि अगर आप ओमेगा 3 लेते हैं तो कई बार वो मतलब अजीब सा आता है। मैंने 1-2 बार मैंने खाई हुई है तो वो मुझे अच्छा लगा नहीं एक्चुअली, तभी मैं 1-2 बार आपसे ये पूछती बहुत हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने बोला कि कई जने जो ओमेगा 3 लेते हैं उनको बहुत डकार आते हैं उसके बाद, बिल्कुल, और मैंने और खुद ये फीलिंग चीज़ अच्छी नहीं आती। तो लिक्विड क्या करता है, लिक्विड में आप डोज बहुत थोड़ी से शुरू कर सकते हो, 2 ड्रॉप्स ले लो पहले, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, क्योंकि ये पता चल रहा है कि या तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है ओमेगा में, और या फिर आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है फैट। एग्जैक्टली कुछ तो है, कुछ ऐसा होता तो है। फिर इन चीज़ों में थोड़ी थोड़ी डोज में अगर करते हैं, बहुत डेफिशिएंट है तो वो सेट हो जाते हैं। अगर थोड़ी थोड़ी डोज बढ़ाकर भी वो नहीं कर पाते, फिर हम उनको टेस्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं उनका फैट का डाइजेशन कैसा है, और फिर उसको ठीक करते हैं। ओह! अच्छा मैम एक चीज़ और है, मतलब वो चीज़ भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने मतलब एक दो चीज़ें हैं जो मैंने खुद से ऑब्ज़र्व की। जो ओमेगा 3 है तो वो ओमेगा 3 में तो और प्रॉब्लम होती है, जैसे अजीब-सा लगता है, मतलब वो खाने के बाद में अजीब-सी डकार एंड ऑल लगती है। बट मैंने नोटिस किया कि उससे ना मतलब थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि स्वेलिंग वगैरह जो है वो थोड़ी कम हुई, और मैंने देखा कि कुछ-कुछ जगह जहाँ पे मेरे थोड़े बहुत जहाँ फैट वैसे मतलब मैंने नोटिस किया, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ टाइम से जब से मैं वो यूज़ कर रही थी तो मुझे थोड़े चेंजेस लगे। ऐसा है क्या? बिल्कुल, ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी है, अच्छा। तो आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन ठीक करता है। ओमेगा 3 आपकी बोन हेल्थ को बेटर करता है। ओमेगा 3 आपकी ब्रेन हेल्थ को बेटर करता है ना। ओमेगा 3 आपकी स्किन को बेटर करता है, आपके हेयर को बेटर करता है। तो वो इट इम्पोर्टेंट इज़ अ है, बेस लाइन। तो इसलिए जो मैंने 5 आपको सप्लीमेंट्स बताए हैं वो ना, तो मस्ट है, ये सप्लीमेंट्स मीनोपॉजल वुमेन को ज़रूर देना चाहिए। ज़रूर लेना चाहिए। और एक जो सप्लीमेंट में एक कोई सप्लीमेंट्स होता है, आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो अच्छे भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, तो मैं नाम इसलिए नहीं लूँगी कि ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे स्पॉन्सरशिप अच्छे है, हैं। बहुत अच्छे हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे उसमें डाले जाते हैं, अलग अलग विटामिन्स एंड मिनरल्स होते बिल्कुल हैं, ठीक तो है, वो ले सकते हैं, वो भी लिया जा सकता है। बिल्कुल ले सकते हैं। देखो, मेंटेनेंस के लिए कुछ भी लिया जा सकता है। सो जो बहुत सारी जो मार्केट में ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसमें बहुत सारे मिनरल्स एंड आयरन्स बहुत कुछ होता है, तो बहुत सारी अच्छी भी हैं, तो लोग जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेने लगते हैं, तो क्या कहेंगी, क्या मतलब लिया तो नहीं जा सकता ऐसे? चॉइस तो उन्हीं की है, ठीक है। पर एज अ डॉक्टर मैं बोलूँगी कि कुछ भी अपनी बॉडी में जब आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, टेस्ट एंड देन टेक इट। अच्छा। क्योंकि ना जितना आपको डेफिशिएंसी से नुकसान होता है, उतना एक्सेस से भी नुकसान होता है ना। एंड बहुत मुश्किल है ये बता पाना कि आप एक्सेस में हो कि डेफिशिएंसी में। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हम प्रोजेस्टेरॉन देते हैं लोगों को क्रीम, ठीक है। लो प्रोजेस्टेरॉन के भी सेम सिम्टम्स हैं जो हाई प्रोजेस्टेरॉन के हैं। पेट में किसी के लो एसिड बन रहा है तो भी सेम सिम्टम्स हैं जो हाई एसिड बन रहा के हैं। अच्छा। तो इसलिए एक्सेस से भी बच के चलना है, सिर्फ डेफिशिएंसी का नहीं सोचना है। एंड टेस्ट कराओ, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ टेस्ट। अपनी बॉडी को जानो एंड उसके बाद ही सप्लीमेंट्स लो। तब तक अपनी डाइट को अच्छे से मैनेज करो, अपने स्ट्रेस को मैनेज करो। स्ट्रेस को मैनेज करने का मतलब है लेट गो करना सीखो। जो चीज़ें आपको इरिटेट कर रही हैं उनका एक सोल्यूशन ढूंढो। जिन चीज़ों से आप गिल्ट में रहते हो, उन चीज़ों में से गिल्ट से आप बाहर कैसे निकलोगे उसकी स्ट्रैटेजी बनाओ, क्योंकि वो आपको डेफिशिएंट कर रहा है पूरा टाइम न्यूट्रिशन में, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू करो। अपने आप को रिलैक्स कैसे रखना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। आपका शौक क्या है? देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे एंसेस्टर्स बोलते थे, या बड़े लोग, या मेरे पापा भी बोलते हैं 2 ही तरीके हैं ज़िंदगी जीने के, या वो कर लो जो तुम्हें पसंद है,
या जो कर रहे हो उसे पसंद कर लो। हाँ, एक्चुअली जो जो कर रहे हो पसंद कर लो, वो ही एक है ऑप्शन। ना? पर क्यों करना है ये? हाँ, इसलिए नहीं कि इससे कुछ बहुत कुछ हो जाएगा, पर इसलिए कि इससे जो बैलेंस आपकी बॉडी में आएगा, उससे आप अपने खाने से जो भी लोगे उससे आपकी बॉडी ठीक से काम कर पाएगी, है ना? पर रैंडमली अपनी बॉडी को डस्टबिन प्लीज मत बनाओ, ना तो फूड के को लेकर, ना सप्लीमेंट्स को लेकर, और ना मेडिसिन को लेकर। टेस्ट, फाइंड समबडी यू कैन ट्रस्ट एंड देन टेक इट। ठीक है। सो अभी मैं जानना चाहूँगी, वक्त कम है लेकिन फिर भी इतने में ही मैं जानना चाहूँगी, अब थोड़ा सा एक्सरसाइजेस का बता दीजिए कि मेनोपॉज वाले सिचुएशन में ये भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा नहीं एक्सरसाइज कर सकते। नहीं, मेनोपॉज सिचुएशन में एक ध्यान रखिए बात, मसल बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। जिन लेडीज़ ने आज तक कभी मसल बिल्डिंग के लिए कुछ काम नहीं किया है, प्लीज़ हफ्ते में 2 या 3 दिन मसल बिल्डिंग के लिए अपनी वेट ट्रेनिंग शुरू करो। तो घर पे And कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, ज़रूरी नहीं आप वेट ट्रेनिंग के लिए जिम जाओ, क्या आप अपनी बॉडी वेट को उठा के अपनी मसल्स को बनाओ। तो प्रैंक्स करो, स्क्वाट्स करो। जो हमारा नीचे वाला पॉट सीट होता था ना पहले, इंडियन पॉट सीट, वो इतना बढ़िया था क्योंकि वो हमें स्क्वाटिंग कराता था, है ना? हमारी मसल्स बनती थी। अब आप देखो एक उम्र के बाद उस पर बैठ जाओ तो खड़े होने के लिए साथ में एक डंडा लगाना पड़ा होता है। हाँ, सही बात है। है ना? वेस्टर्न टॉयलेट सीट वो नहीं करता हमारे लिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? तो करना शुरू करो, इमेजिनरी इंडियन पॉट सोचो एंड उस पर 10-15 बार बैठो उठो बैठो उठो। दैट्स वेयर यू स्टार्ट, ठीक है ना? एंड अपनी मसल हेल्थ पे काम करो। मसल इज द एंटी एजिंग ऑर्गन फॉर ऑल मेनोपॉजल वुमेन। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। 20 minutes of aerobics, 20 minutes of strength training and 20 minutes of breathing. 5 days a week is very 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 important. अच्छा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है और एक्सरसाइज की प्रिस्क्रिप्शन है पूरी, है ना? प्रॉपर करनी है। प्रॉपर करनी है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। तो इसका कोई विकल्प नहीं है। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। सो ये कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि वॉकिंग से मतलब ठीक हो जाएगा, मतलब वॉकिंग भी बहुत ज़रूरी है। देखो वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, बट देन वॉकिंग मीन्स ब्रिस्क वॉकिंग, जिसमें आप ब्रेथलेस हो, हाँ, मतलब सांस फूले, ये आप बात ना कर पाओ। जो हम वॉकिंग जो करते हैं स्पेशली इंडियन वुमेन, उसे टहलना कहते हैं। उसको टहलना कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है? वो वॉकिंग नहीं है, वो कुछ फायदा नहीं दे रही आपको। हाँ, मतलब आप शांति से, ये नहीं कि 4 लोगों आप के 3 ग्रुप में मिनट चलते- चलिए 2 मिनट भागिए, 3 मिनट चलिए 2 मिनट भागिए। इतना ब्रेथ हो जाना चाहिए ब्रेथलेस आपको कि आप बात नहीं कर पाए। दैट इज व्हाट इज वॉकिंग, जिसे हम हिट ट्रेनिंग कहते हैं। उस और तरह इसमें आपको मसल बनानी है तो आपको थोड़ा एफर्ट करना है, एरोबिक्स भी करना है क्योंकि आपको स्टेमिना बढ़ाना है। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि हम बहुत मोटे मोटे मतलब वेट्स उठाएं, बॉडी वेट उठाओ अपना, बस अपनी बॉडी को, प्लैंक्स करो, स्क्वाट्स करो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है। अभी अब बस एक और चीज़ बता दीजिए कि वो लोग जो लोग मतलब इसमें मेनोपॉज फेज में जा रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या उनके लिए ठीक है? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये, है ना? क्योंकि अब ये कहा जा मुझे रहा है लगता है मेनोपॉजल वुमेन को 12 आवर्स से ज़्यादा फास्टिंग नहीं करनी चाहिए और लेट नाइट स्नैक्स नहीं खाने चाहिए। कि ये 2 चीज़ें तो कर लें, ये 2 चीज़ें तो कर लें। और चावल और आटा ये खाएं खाएं, कम खाएं खाएं। और अपना मॉड्यूलेट करें ना। जिस दिन ज़्यादा एक्सरसाइज की, ज़्यादा पूरा दिन एक्टिव रहे, उस दिन पूरा खाएं। जिस दिन बहुत सुस्ताए उस दिन कम कर दें। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो करके मेनोपॉज वाले जो पीरियड है उसको अच्छा कर सकते हैं। बहुत 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 अच्छा कर सकते हैं। और अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज अ वुमेन you love yourself and you think that you are the most precious gift on this earth. तो अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हेल्दी रहें और अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड करते रहें। तो इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, मुझे लगता है कि जो विमेन हैं
वहाँ पे मतलब ये पूरा पॉडकास्ट अगर देखेंगे तो खुशी की लहर जो है वो दौड़ पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर एक प्रायोरिटी देने की बात हो रही है। तो उन लोगों को भी जो पुरुष प्रधान लोग जो हैं, मतलब पुरुष लोग भी अगर ये देखेंगे तो वो भी कहेंगे कि हाँ मतलब ये चिड़चिड़ी है, लेकिन इसके पीछे रीज़न है भाई, ऐसा नहीं है कि ये क्यों ऐसा कर रही है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए वो भी बोलेंगे यार तू अपने आप को प्रायोरिटी दे, क्यों नहीं दे रही है, राइट? एंड आई थिंक वी विल हैव अ न्यू वर्ल्ड, अ हेल्थियर वर्ल्ड। यस, थैंक यू सो मच इतनी सारी जानकारी देने के लिए, एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। इस तरीके से और भी अगर हमें कुछ अच्छा लगेगा तो हम उस पर भी चर्चाएं करते रहेंगे। ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़बरदस्त है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो इस सिचुएशन को नहीं समझते हैं। तो इस पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और इसके शॉर्ट्स वगैरह जो हम शेयर करते हैं उसे प्लीज़ जो है वो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हम इसे इंस्टाग्राम पर भी शेयर करेंगे, उसे भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार की वजह से हम अलग अलग गेस्ट लेकर आते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना।